हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स पढ़ेंगे। और मैं प्रोकैरियोट्स का टर्मिनेशन पहले नहीं करा रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का ये था कि मैम पहले यूकैरियोट्स वाला ट्रांसक्रिप्शन करा दो। तो प्रोकैरियोट्स का जो आपका टर्मिनेशन वाला प्रोसेस होगा वो मैं किसी वीडियो में ले लूंगी पक्का से। अभी वैक्सीन लगा था, थोड़ा पेन है, थोड़ा फीवर है, इसलिए ज्यादा वीडियोस अभी नहीं डाल रही हूँ। आई होप जल्द से सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन ऑब्वियसली उस पे से काम करेंगे जिससे हमें जरूरत है अभी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जिन्होंने भी अभी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन जो है प्रोकैरियोट्स का नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देख ले क्योंकि वो हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि भी मैं बहुत बेसिक यहाँ पे नहीं समझा रही हूँ, वो उस वाले वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, तो एक बार वहां से देख लें प्लीज। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूकैरियोट्स में। ठीक है, यूकैरियोट्स में हम देखेंगे। देखो, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगी, ऑब्वियसली डीएनए डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो टेम्पलेट होता है तो बेसिकली उससे ही तुम्हारा क्या बनना है, आरएनए बनना है। ठीक है, उसी से आरएनए बनना है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नाउ यहाँ पे जो तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं वो कौन से होते हैं? एडेनाइन होगा, ठीक है, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा एंड यूरेसिल होगा। यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा थाइमिन जो है देखने को नहीं मिलेगा। वाई? क्योंकि जब आरएनए फॉर्मेशन हो जाता है तो थाइमिन नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, यूरेसिल देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर भी यूज होता है, विच इज इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कैसे कैसे काम चलेगा पहले ये देखते हैं। देखो, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में पहले पता होना चाहिए कि रेगुलेशन कैसे होता है। रेगुलेशन मतलब उसकी ओपनिंग कैसे होगी। बेसिकली क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सर्कुलर तुम्हारा वो सर्कुलर होता है डीएनए, ठीक है, और उसमें ज्यादा इतना जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए है वो किसमें होता है, यहाँ पे तुम्हारे क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन फॉर्म में होगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो डेंस डीएनए है वो देखने को मिलता है, डेंस डीएनए देखने को मिलता है। अब हो सकता है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेंसिटी देखने को मिले, जिसकी वजह से क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन हो गया। और जहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है, यूक्रोमेटिन, जो थोड़ा फंक्शनल हो सकता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। ऑब्वियसली डीएनए का जो अरेंजमेंट है ऐसे होता है बेटा। ठीक है, ये डीएनए इसके हिस्टोन ऑक्टावर के आसपास ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे घूमता है। अब इसका जितना कम डिस्टेंस होगा, मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे पास पास होंगी चीजें। और अगर इतना पास पास चीजें होंगी तो हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो इन चीजों को थोड़ा रिलैक्स कराना होता है, रिलैक्स कराना होता है, इनको थोड़ा खोलना होता है। क्यों? क्योंकि अगर खोलेंगे नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर जैसे माना कि तुम्हारे पास एक ऊन का गोला है और वो बहुत उलझा हुआ है, क्या पॉसिबल है तुम उसको सुलझा पाओगे या उस पर उससे कुछ काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको सुलझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसको खोलना पड़ता है, देन हम अपना जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वो कर सकते हैं और हमारा आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं काम करती हैं, जैसे इनहेंसर काम करते हैं यहाँ पे साइलेंसर काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब चीजें जो है रेगुलेट करती हैं, और रेगुलेट करने के बाद में जो चीजें आगे बढ़ती हैं ना। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात करती हूँ, पहला इनिशिएशन होगा। अब नॉर्मली तुमने देखा था प्रोकैरियोट्स में हमने क्या करा था, सिग्मा फैक्टर का यूज किया था फॉर फाइंडिंग द प्रमोटर। प्रमोटर को ढूंढना था तो हमने क्या किया था, सिग्मा फैक्टर का यूज किया था, और सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है वहां पे फाइंड कर जाती थी। ये सिंपल प्रोसेस था। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स में आते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। ये इसका काम करेंगे, उस प्रोमोटर को ढूंढेंगे, उसके बाद में जो आरएनए पॉलीमरेज आती है। अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे तीन है। यहाँ पे तीन है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो सेकंड वाला ही पढ़ेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो फर्स्ट और थर्ड के कभी कुछ भी क्वेश्चन बनते होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सेकंड जो पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेसेस का कहाँ कहाँ यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या बनाती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इनिशिएशन में और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये सब हो जाएगा। इलोंगेशन में कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है और किसी चीज का और इंपॉर्टेंट रोल है। टर्मिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन अभी क्योंकि इतना डिस्कवरी हुई नहीं है टर्मिनेशन कैसे होता है प्रॉपर्ली पता चले, तो टर्मिनेशन से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की बात करती हूँ, जहाँ पे आपका कैपिंग आएगा, ठीक है, स्प्लाइसिंग आएगा और टेलिंग आएगा। ठीक है, टेलिंग आएगा। स्प्लाइसिंग के भी तीन टाइप होते हैं। तो ये सब ये हम क्योंकि आज एक साथ पूरा नहीं हो पाएगा, तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेंगे और आपका जो रेगुलेशन है पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम इनिशिएशन इलोंगेशन देखने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज। वाई? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट है, और जब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तीनों आरएनए पॉलीमरेजेस का फंक्शन पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है आरएनए पॉलीमरेज 1, ये है आरएनए पॉलीमरेज 2, ये है आरएनए पॉलीमरेज 3।
ठीक है। अब साइट ऑफ एक्शन पता होना चाहिए क्योंकि एक का बिल्कुल अलग है। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज़ की बात करते हैं तो फर्स्ट की बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस में देखने को मिलता है इसका फंक्शन साइट ऑफ एक्शन, और आरएनए पॉलीमरेज़ 2 का देखने को मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और आरएनए पॉलीमरेज़ 3 का भी देखने को मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो ये पता होना चाहिए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखो अगर हम बात करते हैं तुम्हारे ट्रांसक्रिप्ट की, ठीक है। अभी क्या बनाता क्या है, ये आरएनए का फॉर्मेशन करता है बेटा। आरएनए का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, 5.8 होता है, 18 होता है और 28 एस आरएनए होता है। उसके अलावा 5 एस आरएनए भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो बनता है वो 5.8 बनेगा, 18 बनेगा और 28 एस आरएनए बनेगा, लेकिन 5s यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज 1 आर आरएनए बनाएगी, क्या नहीं बनाएगी, 5s आर आरएनए नहीं बनाएगी। ओके, अब आते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 पे। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है एमआरएनए बनाता है, जिसे हम मैसेंजर आरएनए बोलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एमआरएनए तुम्हारे न्यूक्लियस में बनता है तो बेसिकली क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में तो एमआरएनए जो बन रहा है वो साइटोप्लाज्म में ही बन रहा है और प्रोटीन का फॉर्मेशन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो वहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारा, अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करती हूँ, यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों बनती है, क्योंकि जो आरएनए फॉर्मेशन होती है, जो प्री आरएनए, जो मैच्योर्ड आरएनए नहीं होता है, वो न्यूक्लियस में बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस में बनेगा। उसके बाद उसको मैच्योर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, टेलिंग और कैपिंग, और उसके बाद में जब ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो जाते हैं फिर साइटोप्लाज्म में बोला भेजा जाता है, और वहां पे फिर आपका जो एमआरएनए है वो क्या करेगा, वहां से तुम्हारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। और कहाँ होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना है। तो गोल्जी में क्या होगा, उसका तुम्हारा जो प्रोसेसिंग होगा या फिर जो भी चेंजेस होंगे वो तुम्हारे गोल्जा में कर दिए जाएंगे। नाउ SNO RNA वेरी इंपॉर्टेंट, mRNA siRNA दोनों के दोनों RNA याद रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मोस्ट SNRNA जीन्स जो तुम्हारे स्प्लाइसिंग में काम आएंगे, तो याद में रखना है mRNA, miRNA, siRNA, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों ये पता होने चाहिए। ओके, अब आते हैं RNA पॉलीमरेज 3 पे, जो tRNA जो हमारा ट्रांसफर RNA होता है उसका फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद में 5s RNA भी कौन बनाता है, RNA पॉलीमरेज 3 बनाता है, और कुछ SNRNA जीन्स भी बनाता है। तो कुछ यहाँ पे तो उससे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, 5s RNA है, ये miRNA siRNA भी याद रखना है। और यहाँ पे क्या नहीं बनाता है, 5s RNA नहीं बनाता है, ये चीज ध्यान में रखनी है क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज है ना यही पूछी जाती है, बच्चा यही खेल जाता है। अब आते हैं हम लोग प्रमोटर रीजन पे। देखो प्रमोटर बेसिकली कैसे होता है, अब ये भी मैंने तुम्हें समझाया था, अगर जिन बच्चों ने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी पहले प्लीज देख लेना एक बार। देखो यहाँ से आपका इनिशिएशन स्टार्ट होता है, जिसमें मैंने माना ये +1 है, ठीक है, यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। जहाँ से स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, वेरी इंपॉर्टेंट, डाउन स्ट्रीम, और इसके पीछे वाली साइड को बोला जाता है अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम। प्रमोटर कहाँ हो सकता है, अपस्ट्रीम वाली पोजीशन पे हो सकता है या फिर डाउनस्ट्रीम वाली पोजीशन पे हो सकता है। तो नॉर्मली हमने आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम होता है। आरएनए पॉलीमरेज का भी अपस्ट्रीम होगा, मतलब +1 जो साइट है, जो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला था, इस +1 से कहाँ पे होगा, पीछे तुम्हारा प्रमोटर देखने को मिलेगा, पीछे प्रमोटर देखने को मिलेगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 3 का डाउनस्ट्रीम देखने को मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एक्सेप्शन सा हो गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फा एमनेटिन एक्टिविटी का, मतलब क्या होता है, ये जो एमनेटिन है बेटा एक फंजाई है, ठीक है। अब इस फंजाई का जो अल्फा एमिनिटी एक्टिविटी देखा जाता है कि कौन सी आरएनए पॉलीमरेज पे ये इफेक्ट डालता है। सो बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को अगर इसे ट्रीट किया जाता है, अगर इसको डाला जाता है, तो हाईली सेंसिटिव होती है, अपना काम बंद कर देती है, मतलब बिल्कुल भी रेजिस्टिविटी नहीं है इसके लिए, इसको हाईली सेंसिटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 को बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, लेकिन थर्ड की बात करते हैं, ये अगर तुम नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में डाल रहे हो, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में डाल रहे हो तो उसको उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम बहुत ज्यादा रख दोगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे, तो उसकी मीडियम सेंसिटिविटी जो है देखने को मिलती है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है पूरी तरह रेजिस्टेंट है इस चीज को लेके, और वहां पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो आई थिंक वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो समझाने के लिए इसमें, और अगर मैं नॉर्मली पास कर दूंगी तो उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए बड़ा वीडियो होगा, पर डोंट वरी, ठीक है।
अब देखो जैसे मैंने बताया था कि जीन को पहले एक्टिवेट करना होगा, प्रोटीन बाइंड्स टू द क्रोमेटिन, क्योंकि पूरा जो कॉम्प्लेक्स है बेटा ऐसे बाइंड है, ठीक है, ऐसे बाइंड है, तो उसको खोलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसको खोलने के लिए यहाँ पे क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स डालना पड़ता है, देखो CRC क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा, जिसके बाद जो होगा क्रोमेटिन की रीमॉडलिंग हो जाएगी। उसमें हम देखेंगे हिस्टोन का मॉडिफिकेशन करेंगे। देखो हिस्टोन बेसिकली क्या करते हैं, हिस्टोन कैसे हैं, डीएनए हमारा है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। हिस्टोन है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, क्या होता है, अर्जिनिन होता है और इसमें लाइसिन होता है। अब ये आपस में बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद में क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे ही जब ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है, तब जाके हमारा 1400 नैनोमीटर वाला जो होल क्रोमोसोम है, जो पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है, उसका फॉर्मेशन होता है, जिसमें पूरा का पूरा डीएनए होता है, ठीक है। अब देखो हिस्टोन हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हिस्टोन को खोलना होगा। अब हिस्टोन के पास में क्या होता है, एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है, ठीक है, हिस्टोन के पास में होता है। नाउ इस एन टर्मिनल पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एसिटाइलेशन कर सकते हैं, ठीक है, या मिथाइलेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम एसिटाइलेशन करते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी है, बेसिकली जो उसकी चेन है वो खुल जाती है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन वहां पे ऑन हो सकता है। लेकिन अगर मिथाइलेशन कर दिया जाता है तो वहां पे ऑफ हो जाएगा। अब क्या कौन कौन सा प्रोसेस होगा अभी मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में, डोंट वरी, मैं सिर्फ इसके साथ समझाती जा रही हूँ कि क्या क्या होगा ना। हमने कोवलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया है, और अदर एक्टिवेटेड प्रोटीन्स, अदर एक्टिवेटेड प्रोटीन मतलब कौन से होते हैं, जैसे इनहेंसर हो गया है आपका, तो ये सब देखने को मिलेगा। और आपका बहुत सी चीजें जो है देखने को मिलेंगी, सो अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब ये सब कुछ हो जाता है और हमारा जो जीन है बेसिकली वो प्रॉपरली वहाँ पे खुल जाता है, फिर हमारे क्या आते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, GTF आएंगे और RNA पॉलीमरेज आएगी, ठीक है, RNA पॉलीमरेज आएगी। और आने के बाद में ये बना देगी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये बना देगी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी वो देखने को मिलेगा, क्या क्या होगा दिखाऊंगी मैं। और उसके बाद जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो इनिशिएट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इलोंगेशन देखने को मिलेगा, और टर्मिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, और RNA का फॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो ये है आपका फोल्डेड फाइबर, ठीक है, 30 nm वाला, और लूप्ड डोमेन है, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम का स्कैफोल्ड देखने को मिल रहा होगा, ये वाला स्कैफोल्ड प्रोटीन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 30 nm में देखो। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम्स विच वी कॉल्ड क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स और RNA पॉलीमरेज। इसकी वजह से क्या होता है, ये चीज देखो पूरी पार्ट खुल गया ना, खुल गया ना ये पूरा का पूरा पार्ट। अब क्या होगा, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे लूप्ड था तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था वो एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि उसको खोल दिया गया है, खोल दिया गया है। यहाँ पे न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब दो चीजें आती हैं, एक आता है हेट मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, HAT, और एक आता है HDAC। दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। HAT का मतलब होता है हिस्टोन, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, एसिटाइल ट्रांसफेरेज, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि हिस्टोन के, हिस्टोन पे, ठीक है, जो एन टर्मिनल है वहां पे एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर किया जाता है, एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर किया जाता है, दैट मींस एसिटाइलेशन किया जा रहा है, और जब भी एसिटाइलेशन होता है वहां पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वहां पे ऑन हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे HAT आता है, उसके साथ में कुछ को एक्टिवेटर्स आते हैं और कुछ एक्टिवेटर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, एसिटाइलेटेड हिस्टोन्स कर देंगे, जिसकी वजह से एक्टिव क्रोमेटिन जो है वो देखने को मिलेगा, एक्टिव देखने को मिलेगा। जब हम HDAC की बात करते हैं, मतलब होता है हिस्टोन डी एसिटाइलेज। डी एसिटाइलेज का मतलब क्या हो गया है कि डी एसिटाइलेशन होगा, एसिटाइल ग्रुप को वहां से हटा दिया जाएगा, और जैसे ही HDAC आता है वो अपने साथ को प्रिप्रेसर रिप्रेसर को लेके आएगा, और तुम्हारा क्या होगा, इनएक्टिव क्रोमेटिन हो जाएगा। देखो बिल्कुल स्पेस यहाँ से गायब हो गया, बिल्कुल स्पेस यहाँ से गायब हो गया है, मतलब यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो पाए। लेकिन यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा खोल दिया है, ठीक है, ये पूरा खोल दिया है, तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। तो इस चीज को याद रखना है, एक तो हेट मीडियम हो गया है। सेकेंड आता है मिथाइलेशन। जब भी मिथाइलेशन होता है, जब SC H3 ग्रुप जो है एडिशन होता है तुम्हारे हिस्टोन पे, तो ये एसिटाइलेशन नहीं होने देता है। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे हिस्टोन से ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है, तो क्या एसिटाइल ग्रुप ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो होगा ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा, क्रोमेटिन जो है इनएक्टिव रहेगा। लेकिन अगर मिथाइल सीक्वेंस है, अगर रिक्रूट कर लेता है डीएसिटाइलेज को, तब भी ऑफ रहेगा। और अगर मिथाइलेशन नहीं होता है, एसिटाइलेशन हो जाता है, तो वो ऑन रहेगा। तो एसिटाइलेशन याद रखना है, ऑन करने का तरीका है, HDAC जो है उसको इनएक्टिव कर देगा। तो ये होता है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के कुछ कॉम्प्लेक्सेस। अब हम देखते हैं रेगुलेटर। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ इनहेंसर्स काम करते हैं और कुछ साइलेंसर यहाँ पे काम करते हैं।
देखो, एनहेंसर का क्या पूछा जाता है, एनहेंसर नाम ही समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा है, जीन की जो एक्टिविटी है उसको प्रमोट कर रहा है इन ऑल द टिश्यूज एंड ब्रिंग अबाउट द रेगुलेटर जीन एक्सप्रेशन इन अ टिश्यू स्पेसिफिक और डेवलपमेंटल स्टेज स्पेसिफिक मैनर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके जो अपोजिट काम करता है, जो रिप्रेस करता है, उसको साइलेंसर बोला जाता है। देखो, यहाँ पे डिस्टेंस के बेसिस पे अगर देखा जाए, एनहेंसर यहाँ पे था, ठीक है, प्रमोटर यहाँ पे था, ठीक है, प्रमोटर यहाँ पे था, तो वो किसी भी डिस्टेंस से यहाँ पे क्या कर सकता है, उसको एक्टिवेट कर सकता है, कभी भी एक्टिवेट कर सकता है। ओरिएंटेशन का देखते हैं, ओरिएंटेशन यहाँ पे है बेटा, फिर भी उसको प्रमोटर को एक्टिवेट करा है, मतलब ओरिएंटेशन जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब ओरिएंटेशन पे ये डिपेंडेंट नहीं है, जहां भी होगा वहां पे इसको ये एक्टिवेट कर सकता है, प्रमोट कर सकता है तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन को। पोजीशन की बात करते हैं, हो सकता है एनहेंसर जो है तुम्हारा बिल्कुल यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट हो, तब भी देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बीच में आ रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, प्रमोटर को एक्टिवेट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी ओरिएंटेशन डिस्टेंस का कोई भी मैटर नहीं है। उसके बाद अगर तुम देखोगे, एनहेंसर जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बीच में ही आ गया है, बिल्कुल बीच में आ गया है, तो किसी भी पोजिशन में प्रेजेंट हो सकता है और उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो ये चारों चीजें जो है पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी ओरिएंटेशन में प्रेजेंट हो सकता है, पोजीशन जो है कहीं भी हो सकती है, और वो काम क्या करेगा, वो जीन की जो एक्टिविटी है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलो, ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे काम होता है, जैसे मैंने माना कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो था स्टार्ट होने वाला था, ये है स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और हमें पता है टाटा बॉक्स जो है आरएनए पॉलीमरेज का, जो अगर मैं बात करती हूँ सेकंड की, तो प्रमोटर कहाँ होता है, अभी पढ़ा था हमने, कहाँ होता है, अपस्ट्रीम पे होता है, अपस्ट्रीम पे होता है, मतलब इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो एक्टिवेटर प्रोटीन है, बेसिकली जो इनहेंसर है, बाइंडिंग साइट फॉर द एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है, इनहेंसर है, वहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड करेंगे, और यहाँ पे क्या होता है, एक मीडिएटर भी काम करता है। मीडिएटर क्या करता है, इस इनहेंसर को, ठीक है, इस इनहेंसर को प्लस क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बाइंड करते हैं, यहाँ पे हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम्स यहाँ पे बाइंड करती है, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है अलोंग द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और उसके बाद में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बिगिन होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग नहीं होगा, तो तुम्हारा वो खुलेगा नहीं, तो प्रॉपर्ली वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है नहीं। उसके बाद हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोन को वहाँ पे ओपन करना है। एनहेंसर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है उसको एनहेंस करना है, और मीडिएटर क्या करता है, इस एनहेंसर को उस आरएनए पॉलीमरेज के पास में लेके आ जाता है, तो इसलिए ध्यान में रखना है। देखो, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन विवो रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसे हम मीडिएटर बोलते हैं, विच अलाउ एक्टिवेटर प्रोटीन टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद द पॉलीमरेज सेकेंड, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे जो इतना अच्छा कनेक्शन हो रहा है ना इनका, जो आरएनए एंजाइम का, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। तो आरएनए पॉलीमरेज का कनेक्शन जो है इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे मीडिएटर है। एंड विद द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, रेगुलेशन वाला पार्ट और आरएनए पॉलीमरेजेस किस किस टाइप की होती हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्टली बढ़ेंगे इनिशिएशन पे। अब आते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स काम करते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ में कंबाइन होते हैं, और तुम्हारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो हमारा इनिशिएट कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए आएगा, बी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा और एच आएगा। अब ये सीक्वेंस में नहीं लगे हैं, बस सिर्फ नाम याद करने के लिए एक उसमें अल्फाबेटिकली लगाया गया है, ए बी डी ई एफ एच। तो ये कितने हैं, दो, चार, छह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब कैसा सीक्वेंस होने वाला है वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर कैसा दिखेगा यहाँ पे। ये है तुम्हारा इनिशिएट वाला साइट, जो +1 साइट जिसे बोला जाता है, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो होता है स्टार्ट पॉइंट होता है। इसके बाहर वाला क्या होगा, ये होगा सारा का सारा डाउन स्ट्रीम, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या होगा आपका अपस्ट्रीम होने वाला है, ये अपस्ट्रीम होगा। नाउ ये जो डाउन स्ट्रीम होता है बेटा, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट होता है, जो +30 वाली साइड पे देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, +30 वाली साइड पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे टाटा बॉक्स होता है, क्योंकि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, अगर प्रमोटर पे तुम्हें पूरा आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाना है, तो -30 पे क्या होता है, टाटा बॉक्स होता है। उसके -35 वाले रीजन पे होता है टीएफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का सेकंड ले लिया है, और बी तुम्हारा फैक्टर ले लिया है, समझ में आया। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये सेकंड तुम्हारे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को शो कर रहा है, और बी क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिकॉग्निशन एलिमेंट है, रिकॉग्निशन एलिमेंट है, क्योंकि इसके बिना क्या होगा, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है पहले बाइंड करेंगे, और तब तुम्हारा जाके प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा।
अब इस BRE से तो पता चल गया है क्या बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन सेकंड बी बाइंड करने वाला है, ठीक है। टाटा से कौन बाइंड करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी होता है जिसके अंदर क्या होती है, टीबीपी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है। और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ बाइंड कर जाएगा, इधर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर जाएगा अलोंग विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में तुम्हारा इनिशिएटर जो होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी का ही रोल रहने वाला है, और यहाँ तक पूरा पूरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी का ही रोल रहने वाला है। तो इसको भी याद रखना है। तो हम आगे पढ़ते जाएंगे सारा का सारा। पहले हम एक बार देख लेते हैं। देखो, पहले क्या प्रोसेस है हम देख लेंगे, फिर उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम समझते जाएंगे। देखो, पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी। ये डी आएगा। अब डी में क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है। ये तुम्हारा स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन था, यहाँ पे टाटा बॉक्स है। ये प्रॉपरली देखो, यहाँ टाटा बॉक्स से भी बाइंड कर रहा है, और ये तुम्हारा डाउनस्ट्रीम एलिमेंट से भी यहाँ पे बाइंड कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे बाइंड कर जाता है। तो टीवीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंड्स टू द माइनर ग्रूव ऑफ द टाटा बॉक्स। क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार याद रखना है। तो जो टाटा बॉक्स का जो माइनर ग्रूव होता है, तुम्हें पता है ना, डीएनए में एक माइनर ग्रूव होता है और एक मेजर ग्रूव होता है। तो माइनर ग्रूव से कौन बाइंड करता है, टीबीपी बाइंड करेगा। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग फैक्टर्स यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, और तुम्हारा पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ये बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर गया है। उसके बाद जो आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी आएगा और तुम्हारा ए आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को साथ में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी आता है बेसिकली वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा बी आर ई एलिमेंट को। कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, जो रिस्पॉन्स एलिमेंट है वहां पे बी आके बाइंड करेगा, और एक्यूरेटली पोजीशन इन द आरएनए पॉलीमरेज एट द स्टार्ट साइट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ यहाँ पे ए भी बाइंड कर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए भी यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। कर गया बाइंड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना। पहले कौन सा बाइंड करा है, पहले ने डी ने बाइंड करा है, फिर बी ने बाइंड करा है, फिर ए ने बाइंड करा है, ओके। अब आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपका ई और एफ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें कैसे देखने को मिलेगा, मैंने तुम्हें एक बार पूरा का पूरा फिगर दिखा देती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा शायद समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो ये टाटा बॉक्स हो गया है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आता है जिसमें होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होगा। यहाँ पे पूरा डी फैक्टर जो है बाइंड कर जाता है टाटा बॉक्स से लेके तुम्हारा डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट तक। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी आता है, ये आगे दोनों के दोनों। और आने के बाद में डी के साथ पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। डी बी ए तीनों को तीनों यहाँ पे फॉर्म बन जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जैसे डीबी आता है तो ये बी क्या करता है, एफ को बुला लेता है कि अपना आरएनए पॉलीमरेज को लेके आ जाओ, आरएनए पॉलीमरेज को लेके आ जाओ। तो आरएनए पॉलीमरेज को जो लाता है वो एफ लेके आता है। कौन लेके आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो एफ है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को लेके आएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आ गया, और इसके पास में क्या होती है, एक टेल भी रीजन होती है बेटा आरएनए पॉलीमरेज पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। मैं भी पूरा समझाऊंगी, पहले बेसिक समझा देती हूँ एक बार, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ लेके आ गया है। उसके बाद आता है ई आपका, ई आएगा, और ई के बाद आएगा एच, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या सीक्वेंस हो गया है, डी हो गया है, बी हो गया है, ए हो गया है, जिसके बाद तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। उसके बाद कौन सा आ गया आपका, ई आ गया है, फिर आएगा आपका एच, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, जब ये सारे बाइंड कर जाते हैं तो तुम्हारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ तक जो बनता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अभी मैं आगे समझाऊंगी क्या होने वाला है, पहले हम सारी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी जो आता है बीआरई एलिमेंट से बाइंड करता है, और तुम्हारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को बुला लेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो एफ आता है वो किसको लेके आएगा, आरएनए पॉलीमरेज को लेके आएगा, स्टेबलाइजेस द आरएनए पॉलीमरेज इंटरेक्शन विद द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड हेल्प्स टू अट्रैक्ट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई एंड एच। और वो क्या करता है, ई और एच को बोलता है कि तुम यहाँ पे आ जाओ। ई का काम क्या होता है, वो सिर्फ एच को रेगुलेट करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि एच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर एच नहीं होगा तो यहाँ पे चीजें जो है पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो एच जब लास्ट में आता है बेटा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका जो एच वाला रीजन है बेटा, इसमें दो चीजें होती हैं, एक इसमें काइनेज वाली प्रॉपर्टी होती है, और एक वाली होती है हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी होती है। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब जैसे माना कि आरएनए पॉलीमरेज है बेटा, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज हो गया है, और इसके ऊपर क्या होती है, एक तुम्हारी सीटीडी होती है, एक टेल रीजन होता है जिसे बोला जाता है कार्बोक्सी टर्मिनल, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन होता है, ठीक है। और
इसमें क्या होता है, यहाँ पे 7 सीक्वेंसेस, बेसिकली क्या होता है 52 पूरा सीक्वेंस होगा, लेकिन 7 का जो अमीनो एसिड का जो रिपीट है, हमें वो बार-बार देखने को मिलता है, बार-बार देखने को मिलता है। अब इस सीटीडी की वजह से क्या होता है, अगर इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है या डीफॉस्फोराइलेशन होता है, वो डिटरमाइन करता है कि टर्मिनेशन होगा या इनिशिएशन होगा। तो फॉस्फोराइलेशन अगर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशिएशन होता है और तुम्हारा इलॉन्गेशन प्रॉपर्ली होता रहेगा, और जहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा वहाँ पे टर्मिनेशन देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। तो ये फॉस्फोराइलेट हो सकती है सीरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यूज पे। जब भी ये तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन होता है तो जो कैपिंग का प्रोसेस है बेटा, जो कैपिंग का प्रोसेस है, पॉलीएडिनाइलेशन वाला प्रोसेस है, वो सब इसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। अभी हम जब हम ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन यहाँ पे 7 जो सीक्वेंसेस है वो देखने को मिलते हैं, हेप्टाड सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसका फॉस्फोराइलेशन होगा, इनिशिएशन देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो, अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, क्योंकि हमारा डी हमें पता चल गया क्या है, ठीक है, हमें ए पता चल गया है, हमें बी पता चल गया है, उसके बाद हमारा ई एफ आया है, फिर ई आया है, फिर एच आया है। अब एच का क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने बताया इसमें काइनेज वाली प्रॉपर्टी होती है फॉस्फोराइलेशन कराने के लिए, और इसमें कौन सी होती है, तुम्हारे हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी देखने को मिलती है ना। इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, चाहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम ले लो, चाहे 5 प्राइम टू 3 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी ले लो, दोनों की दोनों एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस जो है रिक्वायर होता है। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारा ये जो हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्ली यहाँ पे काम नहीं कर पाएगी। अब जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी होती है उसकी वजह से प्रोमोटर जो ओपनिंग देखने को मिलती है, देखो नॉर्मली जो था प्रमोटर ऐसे था, ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गई है, सारे फैक्टर्स बाइंड कर गए ए बी डी वगैरह, तो जैसे ही तुम्हारा हेलिकेज वाली एक्टिविटी काम करती है इसकी ओपनिंग जो है देखने को मिलेगी, ऐसे करके इसकी ओपनिंग जो है देखने को मिलेगी और प्रॉपर जो है आरएनए का फॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएगा, और आरएनए फिर हमें फॉर्म यहाँ पे देखते हुए मिल जाएगा ना। ये एटीपी का यूज करता है, पहली बात तो ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज का जो वो सीटीडी वाला चेन है उसको फॉस्फोराइलेट करेगा और उसकी कॉन्फर्मेशन को चेंज करेगा, और वो जनरल फैक्टर के साथ में बाइंड करके इनिशिएशन प्लस इलॉन्गेशन फेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पे बिगिन कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो सीडीके 7 सब यूनिट तुम्हें पढ़ा होगा, जब सेल साइकिल चलती है उस पर्टिकुलर सेल में क्या होता है, सीडीके 7 होते हैं, ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस 7। ये जो एक सब यूनिट है सीटीडी काइनेज का, ठीक है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन काइनेजेस का एक सब यूनिट है, जिसे कौन रेगुलेट करता है, साइक्लिन एच जो है उसको रेगुलेट करता है, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब ये क्या करता है, तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में भी काम करता है, मतलब ये तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन तो करा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन तो करा रहा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में भी काम करता है। तो तुम्हारे जितने भी न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर होते हैं, मतलब रिपेयर कब होता है, जैसे तुम्हारा डायमर का फॉर्मेशन हो चुका है, टाइप टी का डायमर का फॉर्मेशन हो चुका है, या फिर कोई भी मिसमैचिंग हो चुकी है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन अगर हमें करना पड़ेगा तो हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो है देखने को मिलता है। तो ये रोल याद रखने हैं, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, तो इसलिए ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे ये बाइंड कर गया प्रॉपर्ली, अब यहाँ पे ओपनिंग तो नहीं हुई है, देखो डीएनए यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे ऐसे है, ओपनिंग तो नहीं हुई है, अब हमारा आरएनए तो नहीं बनेगा इससे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है ये पहले काइनेज वाली एक्टिविटी यूज करता है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हेलिकेज वाली एक्टिविटी यहाँ पे यूज होगी। अब यहाँ पे एटीपी रिक्वायर होगा उसके लिए, ऑब्वियसली हेलिकेज के लिए एटीपी रिक्वायर होगा, और जैसे ही इसका यूज होता है, जैसे इसका यूज होता है तो तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज जो बेसिकली है, ये यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिल जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे ओपनिंग पे अपना जो आरएनए का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कर देगा, और ये फॉस्फोराइलेशन बहुत इंड्यूस करता है इस ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को। उसके अलावा जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे, जितने भी जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे ए डी बी एफ, सारे के सारे ये क्या होंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे जैसे ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से ऑन हो गया है वो। अब मैंने बताया था ना हेप्टाड वाला सीक्वेंस होता है, टायरोसिन 1, सीरिन 2, प्रोलिन 3, थ्योनिन, सीरिन, प्रोलिन, सीरिन। बेसिकली ये सीरिन पे देखो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलते हैं 257 पे, और उसकी वजह से क्या होता है, इनिशिएशन प्लस इलॉन्गेशन जो है देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। नाउ अब आते हैं हम लोग, इनिशिएशन हो गया है, अब कैसे हो गया, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ने बाइंड किया था अलोंग विद द किसके, तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के, और उसमें तुम्हारा पूरा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया था। अब क्या हुआ था, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच ने काइनेज वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी यूज करी है। जैसे वो हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी यूज करता है, एटीपी का यूज करता है, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और जो ट्रांसक्रिप्शन है बेटा वो बिगिन हो जाता है, और ओपनिंग ऑफ जो डीएनए है वो देखने को मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा।
अगर स्टार्ट हो जाएगा, अब इलोंगेशन भी तो कराना है, मतलब आरएनए अब 2-4 अमीनो एसिड का तो आरएनए नहीं बनाना है यहाँ पे, सॉरी मतलब न्यूक्लियर सीक्वेंस का आरएनए नहीं बनाना है, तो यहाँ पे बड़ा आरएनए बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलोंगेशन करना पड़ेगा। और इलोंगेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक हमारा है TEFB, वेरी इंपॉर्टेंट, TEFB, ठीक है। ये क्या करता है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी। ये भी क्या करेगा, जो हमारी कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन है वहां पे क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन कराता है, और फॉस्फोराइलेशन कराएगा जिसकी वजह से कॉन्फर्मेशन चेंज आता है, और कॉन्फर्मेशन चेंज आने की वजह से कैपिंग हो गया है तुम्हारा, एडिनाइलेशन हो चुका है, स्प्लाइसिंग हो चुका है, वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर देखो जब चेन मूव करने लग जाती है ना, तो यहाँ पे कैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है कैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो माना कि सीरीन 5 पे, इस सीरीन 5 पे अगर फॉस्फोराइलेशन कराता है तुम्हारा इलोंगेशन फैक्टर PTFB, तो क्या होगा, कैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, कैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसी जो चेन है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हेप्टॉइड सीक्वेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इलोंगेशन, पहले तो मैंने पीटीएफपी बना दिया है, ये पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 9 पे ये काम करता है, फॉस्फोराइलेट करता है सीटीडी को, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन को, जो लास्ट सब यूनिट होती है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की, ठीक है, उसको यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करेगा, उसके बाद इलोंगेशन कराता रहेगा। अब इसका क्या होता है, इलोंगेशन जो होता तो है लेकिन स्लो होता है, थोड़ा प्रॉपर्ली नहीं होता है, प्रॉपर्ली नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एस डालना पड़ता है, एस डालना पड़ता है, जो इलोंगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये जो पॉजिंग वाली कंडीशन, जो स्लो वाली कंडीशन है कि इसने किया फिर रुक गया, फिर किया फिर रुक गया, फिर किया फिर रुक गया, ऐसे वाला काम होता है। तो ये क्या करता है, इसको कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करेगा पहली बात तो, और इंड्यूस करता है क्लीवेज ऑफ द न्यू ट्रांसक्रिप्ट फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ अ 3 प्राइम टर्मिनल आरएनए फ्रेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये माना कि एक्सोन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोन है, क्योंकि इंट्रोन का भी ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे माना कि ये भी एक एक्सोन है, ठीक है, यहाँ पे एक्सोन है। उसके बाद क्या होगा, बाद में जो प्रोसेस होता है कि एक्सोन को, इंट्रोन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, फिर एक्सोन और एक्सोन को जोड़ दिया जाएगा, एक्सोन और एक्सोन को जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो बनता है प्री एमआरएनए बनता है, प्री एमआरएनए बनता है, फिर ये बनेगा मैच्योर्ड एमआरएनए, ठीक है, मैच्योर्ड एमआरएनए। तो इसलिए ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे बनते रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एस का बस इतना याद रखना है, ये क्या करता है, प्रमोट करता है इलोंगेशन को और उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और जो पॉजिंग वाली कंडीशन आ रही थी, रुक रुक के जो चल रहा था, उसको भी ओवरकम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्टर्स याद रखे हैं। अब टर्मिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की अगर मैं बात करती हूँ देखो, अगर मैं सेकंड की बात करती हूँ, तो हमें टर्मिनेशन का अभी इतना कुछ ज्यादा पता नहीं चला है। नॉर्मली बोला जाता है जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है, वो एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस की वजह से होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो यूरिश सीक्वेंसेस है वो देखने को मिलेंगे, और थायमिन रेजिड्यूज जो होते हैं, बेसिकली 80 वाले जो रीजन होते हैं, थायमिन वाले जो होते हैं ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आरएनए डीएनए का हाइब्रिड बन जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स फिर रुक जाता है और वहां से क्लीव हो जाता है, तो टर्मिनेट हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इनिशिएशन करना है, ठीक है, और इलोंगेशन करना है, इलोंगेशन करना है, और तुम्हारा यहाँ से पूरा फैक्टर जो है क्लियर हो जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी याद रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके सारे फंक्शन याद रखने हैं। इलोंगेशन में कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन वाला जो तुम्हारा है, ये जो टेल वाला रीजन है, इसका हेप्टाइड सीक्वेंस पता होना चाहिए। 257 सीरीन इन रेजिड्यूज पे प्रेजेंट होता है, और कहाँ होने पे हमारा कैपिंग होगा, कहाँ होने पे हमारा स्प्लाइसिंग कैसे होगा और टेलिंग कैसे होगा, तो वो हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे जब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करेंगे। फिलहाल के लिए बस इनिशिएशन इलोंगेशन में याद रखना है कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। प्लस यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, -35 जो मतलब डीपीई की बेसिकली जो सीक्वेंस था, -30 पे कौन सा था, टाटा बॉक्स था, ठीक है। और उसके बाद में जो तुम्हारा BRE था वो -35 पे था, जो ये लोकेशन भी याद रखनी है। अपस्ट्रीम में प्रमोटर है कि लो स्ट्रीम में प्रमोटर है, डाउन स्ट्रीम में प्रमोटर है, काफी इंपॉर्टेंट है। और एमल्टीन वाला भी याद रखना, तो वहां से क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वहां से चीजें हैं पूरी चीज सॉल्व हो जाएंगी। और प्रोकैरियोट्स वाला जो ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन है वो हम देखेंगे, क्योंकि वो रो डिपेंडेंट है और रो इंडिपेंडेंट है, वहां से क्वेश्चन काफी पूछने को मिलते हैं, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कि नए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें जितना भी पॉसिबल है, एंड थैंक यू सो